हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए। इनफैक्ट पर्सनल फाइनेंस में एक बहुत ही फेमस कहावत है दैट ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। इसका मतलब कि आप अगर आपको एक्स अमाउंट मनी इन्वेस्ट करना है तो उससे अब जाके कोई भी मतलब अगर मान लीजिए आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो ये नहीं कि आप 100 रुपीज से पूरा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए या पूरा का पूरा एफडी में निवेश करिए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो सिर्फ नमक से काम नहीं चलता, आपको बाकी मसाले भी यूज करने होते हैं। उसी तरह अगर आपको अपने पोर्टफोलियो से बेस्ट रिटर्न चाहिए और रिस्क कम चाहिए तो आपको बाकी भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसमें भी कुछ कुछ निवेश करना पड़ेगा। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अब कोई कंट्री किसी कंट्री से वॉर कर रही है, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ जाए, प्राइम मिनिस्टर आके कोई पॉलिसी अनाउंस कर दे, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मार्केट में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो एसेट्स अवेलेबल है, जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, क्रिप्टोज काफी इन है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, एफडीज हो गए, आप सबका मिक्स करके एक अपने लिए पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके 6 फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। तो 6 फैक्टर्स बताने से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। आप वीडियो एंड तक देखो, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए। इट्स लाइक कि मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, किसी आँख के डॉक्टर पास जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे दूर का नहीं दिख रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक ही नंबर डॉक्टर दे देगा या एक ही चश्मा दे देगा और कहेगा कि हाँ दोनों इसी से काम चला लो। ऐसा नहीं होता है ना। सिमिलरली आप अपने फ्रेंड का पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं कर सकते हो। तो प्लीज ये 6 फैक्टर्स आप ध्यान से सुनो और फिर आप खुद डिसाइड करो कि आपको किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर चाहिए, मतलब कि आप किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में कितना परसेंटेज ऑफ मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो। फैक्टर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एज। आप किस एज में हो वो डिसाइड करेगा कि आपका इक्विटी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए। अगर मान लो आप 20 इयर्स के हो तो 100 माइनस 20 दैट इज 80%। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कम एज के हो तो आपका इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 80% आपका एक्सपोजर पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना चाहिए। मान लो 50 इयर्स के हो तो 100 माइनस 50 50 दैट मीन्स आप 50% जितना भी आप अमाउंट निवेश करना चाहते हो उसका 50% दैट इज 50% यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी। इक्विटी अगेन मैंने बात की है मेरे पहले वीडियोस में भी कि आप अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो, अगर आप 20 इयर्स के हो तब इक्विटी क्यों? क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप 20 इयर्स में करते हो तो चांसेस है कि आप 25-30 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहोगे और आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस आप जब कम छोटे रहते हो, आपका एज कम रहता है तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, आपकी जरूरतें भी कम होती है। तो उन सबको नजर में रखते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे एज आपका इंक्रीज होता है आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम होना चाहिए। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स वो है टाइम होराइजन। अब टाइम होराइजन और एज कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यंग हो, अगर आप 20 इयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके एज पे डिपेंड नहीं करता है टाइम होराइजन। मान लीजिए आप मिड 30s में हो एंड यू जस्ट ब्लेस्ड विद अ बेबी और आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान करना चाह रहे हो, अपने बच्चे के लिए पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उस पोर्टफोलियो में आपको पता है कि आपको जरूरत अभी नहीं होगी, मे बी 20-25 साल के बाद जब उसे हायर एजुकेशन देनी होगी तब आपको पैसा जरूरत होगा। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, टाइम होराइजन आपको अच्छा मिल रहा है।
तो आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। लाइक अगर हम 100 माइनस योर एज वाले रूल के हिसाब से जाते हैं, इफ यू 35, तो कहते 65 इक्विटी में होना चाहिए। बट एज आपका इस पोर्टफोलियो में अपने बच्चे के लिए जो आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो उसमें टाइम होराइजन आपके लिए ज्यादा है, तो आप इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा ले सकते हो। आप 65 की जगह 75 80 तक जा सकते हो, बट 80 से ज्यादा रिकमेंड मैं नहीं करती हूँ। सो प्लीज स्टिक, मैक्सिमम शुड बी योर 80%। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट कंजर्वेटिव, सेकेंड आपका मॉडरेट जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, एंड थर्ड इज योर एग्रेसिव। अब रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है फ्रेंड्स कि हम कितना ज्यादा इक्विटी में, इक्विटी हम लोग सब पता है कि शेयर मार्केट अप डाउन होता है, बहुत वोलेटाइल है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप यंग हो बट आप इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं मतलब बेयर कर पाते हो। मेनली मान लीजिए आपका 1 CR इन्वेस्टेड है, आप नहीं देख पाते हो कि कभी वो 95 लाख बन जा रहा है, कभी ऊपर हो जा रहा है। तो यंग एज होने के बावजूद, टाइम होराइजन होने के बावजूद, आप इतना रिस्क इक्विटी के साथ जो एसोसिएटेड होता है उसमें जो टाइल होता है मार्केट, आप नहीं ले सकते हो, तो वो आपके बिहेवियर में नहीं है। तो दैट मेक्स यू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हमेशा इक्विटी में बिलो 50% अपने एक्सपोजर रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा रिटर्न है जो भी है, बट मेरा बिहेवियर नहीं है कि मैं इतना ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर लो, इतना ज्यादा अप एंड डाउन मार्केट को होते हुए देखो। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड हियर। नाउ सेकेंड इज योर मॉडरेट। मॉडरेट इज लाइक अपना हाइब्रिड होता है कि ठीक है 50% इक्विटी एंड 50% डेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर रहता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज योर एग्रेसिव। एग्रेसिव में हमेशा इट्स मोर देन 50% आपका इक्विटी रहता है। जनरली 60 70 80% तक लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और 20% अपना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रहते हैं। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन मेनी पीपल who are in the age bracket of 50 to 60, more than 60, and they are aggressive investors. वो इक्विटी में बहुत अच्छा रिटर्न भी लेते हैं बिकॉज दे हैव नॉलेज, वो काफी टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, दे एंजॉय। तो कहीं ना कहीं ये आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, कि आप कंजर्वेटिव हो या आप मॉडरेट हो या आप बहुत एग्रेसिव हो। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है फाइनेंशियल गोल। हम सब जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक टारगेट होता है कि हमें इतने साल के बाद इतना पैसा चाहिए। तो उसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल हो सकता है, सेकेंड हमारा मीडियम, और थर्ड इज लॉन्ग टर्म। अगर हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है फ्रेंड्स, तो हमें प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, हमें अपना एसेट एलोकेशन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। हम रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि बहुत लिक्विडिटी नहीं होती है। साल भर बाद अगर हमें पैसा चाहिए तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, विल रादर गो फॉर अ लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या कुछ एफडीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें पैसा चाहिए मान लो 3 से 5 साल, जो मीडियम टर्म होते हैं, तो हम अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करेंगे। विल फोकस टुवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इक्विटी में भी हल्का फुल्का एक्सपोजर लेंगे, थोड़ा बहुत लार्ज कैप पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर हमारा फाइनेंशियल गोल है कि हमें तो अभी 5 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है, विल बी नीडिंग आवर मनी आफ्टर 5 years, तब हमारा टारगेट और हमारा प्लानिंग डिफरेंट होगा। तब हम इक्विटी पे फोकस करेंगे बिकॉज इक्विटी हैज प्रूव्ड इटसेल्फ एज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो वो भी 3 कैटेगरीज है, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर हाउ मच यू वांट टू गेट इन्वेस्टेड। लाइक अगर 5 to 7 years तक अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। 7 to 10 years में तो आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जो आजकल चल रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मोर देन 10 years तक आपको इन्वेस्टेड रहना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। अब आप बहुत इसमें बात करते हैं कि क्या हमारा एक ही पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या एक ही सारे फंड्स हम एक ही एसेट एलोकेशन करें? नहीं,
आप मल्टीपल, अगर एक पर्सन है आप अपने गोल्स के हिसाब से मल्टीपल पोर्टफोलियोज मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए एक अलग पोर्टफोलियो रख सकते हैं जिनका लॉन्ग टर्म विजन है फॉर देयर एजुकेशन। आप खुद का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और रिटायरमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हो। आप एक इमरजेंसी फंड के हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जो आपके इमरजेंसीज पे, जैसे कि अभी हम कोविड के टाइम में देखे मेनी पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत के बिजनेस ने वो काफी लॉस दिया है, काफी जन के बिजनेस शट हो गए हैं, फैमिलीज में काफी हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो दैट टाइम यू नीड एन इमरजेंसी फंड, तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट आप एक इमरजेंसी फंड प्लान कर सकते हो। देन यू कैन प्लान अ पोर्टफोलियो फॉर मे बी योर फॉर बॉन्ड्स, लाइक इफ यू आर अ ट्रैवल फ्री तो आप एक पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हो जहां से आप एनुअल 2 विड्रॉल्स ले सकते हो, 3 विड्रॉल रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैवल फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं कि एक पर्सन के मल्टीपल पोर्टफोलियोज हो सकते हैं और ये मल्टीपल पोर्टफोलियोज में फिनेंशियल गोल्स डिफरेंट है। तो अब डिफरेंट है तो इसका अप्रोच भी, कितना इक्विटी का एक्सपोजर होगा, कितना लिक्विड फंड का होगा, कितना डेट का होगा, वो वेरी करेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। आपके जितने ज्यादा डिपेंडेंट्स होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स उतने ज्यादा होंगे। दैट मीन्स अगर आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, दोनों की एजुकेशन एक साथ चल रही है, तो ऑफ कोर्स आपको इमीडिएट आपको उनके फी पेमेंट्स के लिए आपको शॉर्ट टर्म ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हाँ कितने अर्निंग मेंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, जिसको आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए अपने एसेट को मैनेज करने के लिए। सिक्स्थ फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड टाइम की बाद से, आपकी इनकम स्टेबिलिटी। आप जॉब में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस किस टाइप का है, वो क्या वो साइक्लिकल है, क्या वो एवरी मंथ आपको रिटर्न दे रहा है या वो एनुअल दे रहा है, क्योंकि बिजनेस बहुत टाइप के होते हैं। तो आपका इनकम कैसे आता है आपके पास, क्या वो मंथली आ रहा है, क्या वो एनुअली आ रहा है, जिस टाइप से आपका बिजनेस का नेचर है, जिस टाइप से आपकी सैलरी है। जनरली कहते हैं कि कोई सैलरीड है या कोई एम्प्लॉय है तो उसका इनकम एक फिक्स्ड होता है एवरी मंथ, तो उनकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके पोर्टफोलियोज की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। टाइप ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट किस प्रोफाइल में ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी में, क्योंकि अगर आपका बिजनेस तो खुद ही आपका इक्विटी है, आपने खुद अपने इक्विटी में इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसकी प्लानिंग बहुत डिफरेंट होती है फ्रेंड्स। फैक्टर्स का हमें ध्यान देना चाहिए हम जब इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और अपना एसेट एलोकेशन इन 6 फैक्टर्स को थोड़ा दिमाग में एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना एक्सपोजर इक्विटी में चाहिए, कितना डेट में चाहिए, कितना गोल्ड में चाहिए, कितना रियल एस्टेट में चाहिए। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात अगेन, आप जब भी इन एसेट्स को सेलेक्ट करो तो ये ध्यान जरूर देना कि ये 2 एसेट क्लास वीकली कोरिलेटेड है। अब वीकली कोरिलेटेड का मतलब, मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में निवेश किया और वही निफ्टी 50 में भी निवेश किया हुआ है। अब आप कहोगे कि मार्केट जब डाउन हुआ तो म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्ट, तो ये 2 अलग एसेट क्लास नहीं है फ्रेंड्स, ये सेम है, आपने इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया है बट 2 डिफरेंट तरीकों से किया है। बट अगर आप वही गोल्ड और निफ्टी 50 का अगर कंपेयर करो तो ये वीकली कोरिलेटेड है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट डाउन हो तो गोल्ड भी डाउन हो, और अगर गोल्ड अप हो रहा है तो मार्केट अप हो रहा है, तो दैट मीन्स वीक कोरिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे उतना ज्यादा नहीं है कि अगर गोल्ड गिर गया तो मार्केट भी क्रैश हो गया। उसी तरीके से रियल स्टेट भी उतना नहीं डिपेंड करता है, अगर आप एफडी में डिपेंड करते हो तो उसका भी मार्केट से कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हो डिफरेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उन 2 पोर्टफोलियोज के बीच में वीक कोरिलेशन हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हिस्ट्री में हमने देखा है कि अलग अलग ईयर्स में अलग अलग एसेट क्लास ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। 2014 में इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, 2015 में डेट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, एंड 2020 वाज ईयर ऑफ गोल्ड। गोल्ड ने
2020 में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। तो इसीलिए जब भी आप प्लान करिए तो सारे एसेट क्लास पे ध्यान देके एक परसेंटेज बनाइए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। तो मैं यही चाहूंगी कि अब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहे। जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा तो आपका रिस्क कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा। तो प्लान wisely and keep investing. Thank you.